हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर को। तो इसके पिछले वीडियोज में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो एक बार उसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं और एक पढ़ने वाले मोमेंटम में आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या क्या होते हैं। प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोड्यूस होता है अमीनो ग्रुप, और यही अमीनो ग्रुप क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। जैसे कि ये कन्वर्ट हो सकता है अमोनिया में, यूरिया में, यूरिक एसिड में, इन सब चीज़ों में ये क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। और ये बात डिपेंड किस पे करता है, मतलब ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में होगा, यूरिया में होगा या यूरिक एसिड में होगा। ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ हैबिटेट पे, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, किस ऑर्गेनिज्म का क्या हैबिटेट है, इस बात पे डिपेंड करता है कि अमीनो ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा। तो देखो, जो अमोनिया होता है ये मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इस वजह से इसके एक्सक्रीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो अमोनिया क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। और देखो, जो यूरिक एसिड होता है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसके एक्सक्रीशन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर बात करें यहाँ पे यूरिया की, यूरिया जो है लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, ना बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी की आवश्यकता होती है, ना ही बहुत कम, यानी रिक्वायर्ड लेस वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। यूरिक एसिड एज अ excretory product in bird is considered as a adaptation. Uric acid insoluble in water, so it does not require water. It is a adaptation to conserve water. तो ये भी हमने देखा था, assertion रीजन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है अमोनिया की, देन यूरिया की, देन यूरिक एसिड की। बात करें टॉक्सिसिटी की तो टॉक्सिसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है अमोनिया की, देन यूरिया की, देन यूरिक एसिड की। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या है, जैसे यहाँ पे देखा हमने, जो अमोनिया होता है क्या होता है, मोर टॉक्सिक होता है। तो जो हमारी बॉडी होती है यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। तो नॉर्मल लीवर क्या करता है, अमोनिया को CO2 के साथ में कंबाइन करके कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो हमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर बाय द वे लीवर फेल्योर हो गया तो क्या होता है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और अमोनिया एज इट इज बॉडी से पास होता है, यानी ये क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिसिटी। फिर हमने यहाँ पे देखा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। तो जिनमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो तो वो ऑर्गेनिज्म होंगे अमोनोटेलिक, जिनमें यूरिक एसिड हो वो होंगे यूरियोटेलिक, जिनमें यूरिया हो वो होंगे यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। फिर देखो, अमोनोटेलिक में क्या क्या होते हैं, एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड बोनी फिश। यूरिकोटेलिक में आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल। यूरियोटेलिक में आते हैं मैमल्स, मेराइन फिश, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो देखो, ऑस्मोलरिटी मीन्स होता मोलरिटी, और रेगुलेशन मीन्स होता मेंटेन करना। तो यहाँ पे देखो, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में फ़र्क क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेन सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड बॉडी। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, या तो ये मतलब देखो, इनवर्टिब्रेट में कैसा होता है, सिंपल टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और वर्टिब्रेट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। बात करें नेफ्रीडिया की तो ये 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है प्रोटोनेफ्रीडिया यानी प्रिमिटिव नेफ्रीडिया, और एक होता है मेटानेफ्रीडिया जिसको हम नेफ्रीडिया भी कह सकते हैं, जो कि एडवांस होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है प्लेटीहेल्मिस में, रोटीफर्स में, सम एनेलिड्स में एंड सिफेलोकॉर्डेट यानी एम्फीऑक्सेस में। नेफ्रीडिया होता है एनेलिडा में यानी अर्थवॉर्म में। मैल्फिगियन टिब्यूल किस में होता है, कॉकरोच में। ग्रीन ग्लैंड या फिर इसी को बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, ये होता है इन क्रस्टेशियन यानी प्रॉन में। और ये जो मेल्फिगियन टिब्यूल होता है ये एक्सटेंशन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, किसमें, कॉकरोच में। अब देखो, जो फ्लेम सेल है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ सिलिया प्रेजेंट होते हैं प्लेटीहेल्मिस में, जो कि मतलब फ्लेम के जैसे दिखते हैं, इस वजह से इसको हम फ्लेम सेल बोल देते हैं।
फिर क्या देखा था, जो फ्लेम सेल है इसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन एंड सेकेंडरी फंक्शन है एक्सक्रीशन। इन पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा ओस्मो रेगुलेशन अकर्स वाया बॉडी सरफेस। वर्टिब्रेटा में फिर हमने मतलब यहाँ पे ये देखा था कि किडनी का पोजीशन क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो वर्टिब्रा होता है, जैसे यहाँ पे सर्विकल वर्टिब्री, थोरेसिस वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, इस तरह से मतलब इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो जो यहाँ पे थोरेसिस वर्टिब्री होती है यानी T12 नंबर की थोरेसिस वर्टिब्री और 3rd नंबर की लंबर वर्टिब्रा, इसका बीच में होता है हमारा किडनी प्रेजेंट, यानी इन दोनों के बीच में ही हमारी किडनी प्रेजेंट होती है और यहीं से गुजरता है हमारा फ्लोटिंग रिब्स, यानी हम कह सकते हैं फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट किडनी। फिर यहाँ पे देखो हमने देखा था जैसे ये थोरेसिस केज है, यहाँ पे किस तरह से सारे ऑर्गन्स क्या हैं सिचुएटेड हैं। तो ये हमारी लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ये हमारी लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, फिर यहाँ पे स्प्लीन हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया और ये हो गया हमारा लीवर। तो लीवर के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है और ये लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। फिर हमने देखा था जो किडनी होता है इसका डायमीटर यानी इसकी लेंथ होती है 10 to 12, इसकी विड्थ होती है 5 to 7 और थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो याद रखना सेंटीमीटर होता है। किडनी के अगर आप बात करते हैं कवरिंग की, तो यहाँ पे एक टफ कैप्सूल होता है इसके इनर साइड पे और आउटर साइड पे होता है फेसिया, यानी ये काम करता है कनेक्शन एंड प्रोटेक्शन का, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट टिश्यू। फिर देखो रीनल वर्ड यूज करते हैं किडनी के लिए। किडनी में क्या होता है, इस तरह से एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम, और इस हाइलम के थ्रू कुछ चीज़ें, कुछ मतलब डक्ट होते हैं जो कि अंदर आते हैं, कुछ बाहर जाती हैं। तो जो इंटर करती है यानी एंट्री पॉइंट किसके लिए है, रीनल आर्टरी के लिए, और ये एग्जिट पॉइंट है रीनल वेन एंड यूरेटर के लिए। तो याद रखना यहाँ से एक डक्ट यानी रीनल आर्टरी अंदर आती है, रीनल वेन प्लस यूरेटर यहाँ से बाहर जाती है। तो हाइलम इज इन एंट्री पॉइंट फॉर रीनल आर्टरी एंड एग्जिट पॉइंट फॉर रीनल वेन्स एंड यूरेटर। अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देखेंगे किडनी का, तो यहाँ पे आउटर कैप्सूल एंड इनर मेडुला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर देखो ये जो मेडुला है यहाँ पे मतलब जो कॉर्टेक्स है वो मेडुला के बीच में इस तरह से क्या करते हैं, चले जाते हैं, यानी कॉर्टेक्स एक्सटेंड मतलब कॉर्टेक्स इंटर्स इनसाइड मेडुला, तो इसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, और इससे ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। और इस पिरामिड की ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं हम पैपेली। फिर यहाँ पे हमने देखा ये जो जैसे यहाँ पे ये डक्ट मतलब जैसे ये पैपिली बने, ये पैपिली क्या होते हैं, इस तरह से पतले पतले से डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइनर कैलाइसिस, और ये माइनर कैलाइसिस मिलकर क्या बनाती हैं, मेजर कैलिक्स। फिर देखो यहाँ से ये तो यूरेटर निकला ही है, और ये है हमारा रीनल पैपिली, और ये है मेडुलरी पिरामिड मतलब ये वाला ये, और ये ओपनिंग है रीनल पैपिली। फिर देखो यहाँ पे नेफ्रॉन की बात किया था हमने। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, और जो एक किडनी होती है वहाँ पे 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, यानी दोनों किडनी मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। 1 मिलियन नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन ईच किडनी। अब देखो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, तो यहाँ पे जो मतलब जो कुछ चीज़ों को लेकर आएंगी ये होती है हमारी अफरेंट, ये होती हैं इफरेंट, और ये है हमारा बोमेन कैप्सूल जो कि डबल वॉल्ड होता है यानी फर्स्ट वॉल एंड सेकेंड वॉल। फिर हमने देखा था यहाँ पे एक मतलब इस तरह से नॉट टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये बोमेन कैप्सूल के पास में है, इस वजह से इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और ये दूर जो एक नॉट टाइप में स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड, यानी ये जो है बोमेन कैप्सूल से दूर है, और इनके बीच में ये होता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो नीचे आता है वो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर जाता है वो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी क्या होता है, थिन होता है और थिक होता है। ये वाला पार्ट देखो थिन है, उसके बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक असेंडिंग लिम्ब, और ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। फिर हमने देखा जो नेफ्रॉन है वो किससे किससे बना है, ग्लोमेरुलस टिब्यूल। टिब्यूल में क्या क्या है, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल मिलकर क्या बनाता है, इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोल देते हैं मेलपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसेस। यहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले देखो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 5000 to 5200 मिलीलीटर पर मिनट। तो अब यहाँ पे देखो जो ये कार्डियक आउटपुट आया, यानी ब्लड में मतलब जो भी हमने सब कुछ पढ़ा, लास्ट में हमारा क्या आया, कार्डियक आउटपुट। तो ये जो कार्डियक आउटपुट है इसका 1/5 पार्ट,
इसका 1/5 पार्ट चला जाता है हमारे दोनों किडनीज को। इसका 1/5 देखो 5000 का 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5 मतलब 5000/5 यानी 1000, तो 1000 टू 1100 ml पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट चला जाता है हमारे दोनों किडनीज को। सबसे पहले ये याद रखो, जो भी कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5000 ml पर मिनट, तो इसका 1/5 पार्ट यानी 1000 ml पर मिनट चला जाता है हमारे दोनों किडनी के पास। तो अब यहाँ पे क्या होगा जैसे देखो यहाँ से जो है वो जो भी है मतलब उसका 1/5 पार्ट वो आया यहाँ पे, कहाँ पे आया, ग्लोमेरुलस में। कहाँ पे आया, ग्लोमेरुलस में। तो सबसे पहले क्या होगा, कुछ चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, जो माइन्यूट सी चीज़ें हैं वो छन जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे मतलब माइन्यूट चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस वजह से इसको हम बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोल देते हैं, फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आई ग्लोमेरुलस में, सबसे पहले उनका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, यानी जो भी माइन्यूट सी चीज़ें हैं वो छन के कहाँ पे आ गई, बोमेन कैप्सूल में। अब क्या होता है, यहाँ से कुछ काम की चीज़ें क्या होती हैं, दोबारा से क्या हो जाती हैं, रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। दोबारा से क्या कर ली जाती हैं, रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और फिर क्या होता है, इनमें से फिर से जो मतलब कुछ वेस्ट मटेरियल होता है उनको दोबारा से यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, मतलब कार्डियक आउटपुट का जो भी 1/5 पार्ट है वो हमारे किडनी के पास में पहुंचा। तो सबसे पहले अब उनका फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के बाद में क्या होगा, कुछ चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर क्या होगा, जो चीज़ें मतलब थोड़ी गड़बड़ लगी उनको दोबारा से इस टिब्यूल में डाल दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। यानी रीएब्जॉर्प्शन में क्या है, टिब्यूल से चीज़ों को बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेना, और सिक्रीशन में क्या है, फिर से बॉडी से चीज़ों को टिब्यूल में डाल देना। तो आपको अभी ये मतलब जो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। एक है हमारा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है हमारा सिक्रीशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, मान लो आपके पास ये एक अलमारी है। क्या है, अलमारी है, और यहाँ पे कुछ आपने चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब इस अलमारी में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। चीज़ों को रखने का मतलब अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलस की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं। मान लो आज आपने सोचा कि हमें इस अलमारी को साफ़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखोगे कि मतलब यहाँ से ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है। मतलब काम का है उसको अलग कर दोगे, काम का नहीं है उसको अलग कर दोगे। तो जो काम का है वहाँ इसको ऐसे रखते जाओगे, जो काम का नहीं है उसको ऐसे रखते जाओगे। अब आप क्या देखोगे, जो काम का है मतलब आपको एकदम पता है कि ये काम का है, तो उसको तो दोबारा अलमारी में रखोगे। आपने क्या किया, आपने यहाँ से अलमारी में से मतलब अपना सारा सामान निकाल लिया। अब आप देखोगे कि क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। तो जो काम का है उसको दोबारा से अलमारी में रख दोगे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जब अलमारी में आपने रखा तो आपकी मम्मी आ गई मान लो, तो वो क्या बोलती हैं, अरे ये तो काम का है ही नहीं, यानी वो दोबारा से वहाँ से निकाल के जो काम का नहीं है उस वाले में रख दिया। मतलब हमने क्या किया, अलमारी को साफ करने के लिए हम गए, यानी हमने फिल्ट्रेशन किया। अब यहाँ से हम कुछ काम की चीज़ें होंगी और कुछ काम की चीज़ें नहीं होंगी। जो काम की चीज़ें होंगी उन्हें हम क्या कर लेंगे, मतलब रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर से अपने बॉडी में रख लेंगे, यानी फिर से अलमारी में रख देंगे। और जो काम की नहीं है, जो काम की नहीं मतलब जैसे जब आपने अलमारी में रखा तो दोबारा से आपको याद आया कि हमने इसको रख तो दिया लेकिन ये तो काम का नहीं है, यानी उसको दोबारा से जो है बिना काम वाले में डाल दोगे। तो ठीक इसी तरह से ये हुआ हमारा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में मतलब कई सारी चीज़ें आई, मतलब वेस्ट के रूप में आई। तो हमने क्या देखा, इसमें से कुछ चीज़ें हमारे काम की हैं, हमने उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया। और फिर क्या हुआ, यहाँ से हमको पता चला अरे ये तो हमारे काम का नहीं था, हम फिर भी उठा लाएं, तो इसको हम दोबारा से टिब्यूल में डाल देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया। तो देखो जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो भी रीएब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पे ये आएंगे हमारे रीनल वेन्स के पास में। रीनल वेन्स से चली जाती हैं इन्फीरियर वेना कावा में, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी में। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आपको पता है कि ये किस तरह से जा रही हैं। बाकी हमको ये अब आगे जो है समझना है कि टिब्यूल्स में क्या हो रहा है। तो ये तो हमको पता है, जो कि हम सर्कुलेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मतलब किस तरह से ये जाता है। और ये जो मतलब दोबारा से यहाँ पे इस तरह से एक्सक्रीटरी रूप में आता है, वो क्या होता है, यूरिन के रूप में पास हो जाता है। और जो हमने रीएब्जॉर्ब किया था उसको इस तरह से जो है
बॉडी में ऐसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये देखो, ये है हमारी, मतलब जैसे अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पूरा हमने डिस्कस किया था। तो देखो इसी के अराउंड एक कैपिलरी जाती है। तो हमने क्या बोला था, किसी चीज़ के अराउंड कोई चीज़ है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेरी। तो टिब्यूल के अराउंड ये जो कैपिलरी जा रही है इसको हम बोल देते हैं पेरी टिब्यूलर कैपिलरी, जो कि कैसी है, यू शेप की है। कैसी है, यू शेप की है। तो पेरी टिब्यूलर यू शेप्ड कैपिलरी, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। आगे जो है इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट आया हमारे ग्लोमेरुलस में, मतलब किडनी में आया। तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले हमारे ग्लोमेरुलस के पास। और यहाँ पे कुछ जो है फिल्ट्रेशन हुआ, टिब्यूलर फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम बोल देते हैं। फिर यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं रीएब्जॉर्ब हो गई और कुछ चीज़ें दोबारा से जो है टिब्यूल में डाल दी गई, यानी सिक्रीशन हो गया। तो अब देखो यूरिन वॉल्यूम में हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन यहाँ ऐड हो रहा है, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो प्लस फिल्ट्रेशन, और ये यहाँ से माइनस हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से माइनस हो रहा है तो माइनस रीएब्जॉर्प्शन, और ये देखो दोबारा से इसमें ऐड हो रहा तो प्लस सिक्रीशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। ये हो गया हमारा यूरिन वॉल्यूम। तो अब देखो क्या हुआ, 1/5 पार्ट कार्डियक आउटपुट का आया हमारे ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस में कितना पार्ट कितना आएगा, 1000 to 1 मतलब 100 यहाँ पे 1100 ml पर मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना फिल्ट्रेशन हो रहा है, सॉरी मतलब यहाँ पे इतना पार्ट तो आया हमारे ग्लोमेरुलस में। तो इसमें से मतलब इसमें से भी जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, यानी पर आवर की बात करें तो 125 × 60, और पर डे की बात करें तो 125 × 60 × 24। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल वैल्यू हमारा 180 लीटर पर डे। तो हमने आपको क्या बताया, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम उसी चीज़ को बार बार अलग अलग तरह से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जाए कि होने क्या वाला है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, जैसे देखो हमने चैप्टर को डिस्कस किया सर्कुलेशन में हमने लास्ट में कहाँ पे आके पहुँचा, कार्डियक आउटपुट पे। तो जो कार्डियक आउटपुट है वो कितना होता है, 5000 to 5200 ml पर मिनट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो इसका 1/5 पार्ट यानी 1000 to 1100 ml पर मिनट जाता है हमारे किडनी के पास। किडनी में कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस के पास में। तो यहाँ से इसका फिल्ट्रेशन होगा, क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। इतने में से कितने का फिल्ट्रेशन होता है, 125 ml पर मिनट का। तो पर मिनट 125 हो रहा है तो पर आवर कितना होगा, 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें पर डे के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 180 लीटर पर डे, यानी फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेशन हो रहा है। पर ऐसा तो नहीं है कि हम हर दिन जो है 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं। हम जो नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीट करते हैं पर डे वो होता है हमारा 1.5 लीटर। कितना होता है, मात्र 1.5 लीटर। लेकिन फिल्ट्रेशन कितने का हुआ है, 180 लीटर। सोचो, तो ये जो 180 माइनस 1.5 आप करेंगे तो कितना आएगा, 178.5 लीटर पर डे। इसका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेशन कितने का हुआ, 180 लीटर पर डे हुआ। इसमें से 1.5 लीटर हमने एक्सक्रीट कर दिया यूरिन के रूप में, तो बचा कितना, 178.5 लीटर पर डे। तो ये जो 178.5 लीटर बचा है इसका दोबारा से क्या कर दिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी 99% ऑफ फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में दोबारा से भेज दिया जाता है, हमारे बॉडी में दोबारा से भेज दिया जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं वो रीएब्जॉर्ब हो गया। तो इतना आपको समझ आया। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैलपिघियन बॉडी, ये जो हमारी मैलपिघियन बॉडी है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं
कैपिलरी, तो यहाँ पे ये होते हैं कैपिलरी इंडोथीलियल सेल। क्या होते हैं? कैपिलरी इंडोथीलियल सेल। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के ये इस तरह से आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे फीट लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग सेल, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट। देखो फीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट। साइट मीन्स क्या होता है? सेल। तो ये क्या हो गए हमारे पोडोसाइट। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मेलपिगियन बॉडी में क्या होता है? ये जो कैपिलरी थी यहाँ पे क्या होते हैं? कैपिलरी इंडोथीलियल सेल होते हैं। और ये जो हमारा बोमेन कैप्सूल था, यहाँ पे क्या होता है? एक तो फीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे मतलब कैपिलरी और ये बोमेन कैप्सूल, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे देखो, ये जैसे इस तरह से हैं हमारे फ्लैट सेल, ये है हमारे फ्लैट सेल, और यहाँ पे ये फीट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं पोडोसाइट। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जैसे अभी हमने जो देखा यहाँ पे इसको समझते हैं। अभी हम जो है जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारा एक बेस बन रहा है, आगे की चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए ये हमारा बेस बन रहा है। तो हमने क्या देखा? ये हमारा क्या है? इंडोथीलियल सेल है। क्या है? इंडोथीलियल सेल है। जैसे अभी हमने देखा कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो क्या हो रही हैं? फिल्ट्रेट हो रही हैं। तो फिल्ट्रेट कैसे होंगी? जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ पोर्स होंगे। तो ये जो इंडोथीलियल सेल है यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिनेस्ट्रेशन। तो ये जो पोर्स होते हैं इसी का नाम कहा जाता है फिनेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिनेस्ट्रेशन। और ये मतलब इसके थ्रू क्या होता है? हमारा फिल्ट्रेशन होता है। इसी के थ्रू क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो पोडोसाइट हैं, ये जो पोडोसाइट सेल हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, ये जो आपको गैप दिख रहा होगा यहाँ, ये जो गैप दिख रहा होगा, इस गैप को हम बोलते हैं सिलिट। क्या बोलते हैं? सिलिट। क्या बोलते हैं? सिलिट। इसी को कह सकते हैं सिलिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन सिलिट। सिलिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन सिलिट। तो हमने क्या देखा? जैसे देखो, ये हमारा इंडोथीलियल सेल था, ये हमारा पोडोसाइट था, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो इंडोथीलियल सेल है यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं, इस तरह से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो हमारा पोडोसाइट होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कुछ गैप होते हैं, यहाँ कुछ गैप होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिट। और इसी को सिलिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन सिलिट भी कह। तो आगे देखिए आप, ये आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, ये जैसे हमने देखा पोर्स, तो हमने क्या देखा? कुछ चीज़ें फिल्ट्रेट होती हैं। मैंने आपसे बोला माइन्यूट चीज़ें फिल्ट्रेट होती हैं। तो यहाँ से क्या फिल्ट्रेट होंगी, क्या नहीं होंगी, ये हमको जो है देखना है। जैसे देखो, ये हमारी क्या है? यहाँ पे ये है हमारी इंडोथीलियल सेल, मतलब कैपिलरी। तो यहाँ पे क्या है? कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? कुछ पोर्स प्रेजेंट है। क्या यहाँ से आरबीसी क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या यहाँ से डब्ल्यूबीसी क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या यहाँ से प्लेटलेट्स क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखो, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और प्लाज्मा में क्या होते हैं? ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड, लैक्टोज प्लस फॉस्फोट, कुछ मिनरल्स होते हैं प्लस कुछ ऑयंस होते हैं, और क्या होते हैं? वाटर होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस पोर्स के थ्रू क्या हो सकते हैं? फिल्ट्रेट हो सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से इनका फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो हमने क्या देखा? ये जो पोर्स हैं इसके थ्रू डब्ल्यूबीसी नहीं जा सकता, आरबीसी नहीं जा सकता, प्लेटलेट्स नहीं जा सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जा सकते, बिकॉज इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। किससे लार्ज होता है? इन पोर्स से। इन पोर्स से इनका साइज लार्ज होता है, इस वजह से ये यहीं पे रुक जाते हैं। बाकी ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लैक्टेट, फॉस्फेट, मिनरल्स, ऑयंस, वाटर, ये सारी चीज़ें हैं, इनका जो साइज है वो पोर्स से छोटा होता है, इस वजह से ये ईजिली इसके थ्रू क्रॉस कर जाती हैं। और ये जब मतलब क्रॉस करती हैं तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेट हैज ऑलमोस्ट सेम मिनरल कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, यानी जो प्लाज्मा है उसका जो कंसंट्रेशन होता है सेम वही मिनरल कंसंट्रेशन हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का भी होता है। ये जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट क्रॉस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ रीनल कॉर्पसेल्स बिकॉज देयर साइज इज ग्रेटर देन पोर्स ऑफ इंडोथीलियल सेल। ये हमने आपको बता दिया। अब देखो डायमीटर ऑफ अफरेंट यानी आने वाली जो आर्टरी थी, अफरेंट आर्टरी जो थी, क्या होता है, ग्रेटर होता है देन इफरेंट। देखो ये है हमारी आने वाली आर्टरी, इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, और ये है जाने वाली आर्टरी, इसका डायमीटर क्या है, कम है। तो इसका रीजन क्या होता है, मतलब ऐसा होता क्यों है, तो ये होता है, यानी हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्टियोल इज ग्रेटर देन इफरेंट आर्टियोल टू इंक्रीज फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलर टफ्ट, यानी यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ऐसा सिस्टम जो है होता है। अब आगे देखो, टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही गया, क्या होता है, बोमेन कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो हमने क्या देखा, हमारी किडनी के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक होता है हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन और एक होता है हमारा मेडुला वाला रीजन, एक होता है हमारा मेडुला वाला रीजन। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे देखो, तो नेफ्रॉन टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक को बोलते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने टाइप के, टू टाइप के। एक को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, देखो ये तो हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, ये हो गया मेडुला वाला। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, यानी यहाँ पे देखो ये जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा सा है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले एंड मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन। और यहाँ पे देखो क्या होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, क्लोज टू मेडुला। जैसे ये रीजन देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूर है, लेकिन ये क्या है, क्लोज टू मेडुला। तो इसको हम बोल देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और यहाँ पे क्या होता है, ये है हमारा लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, क्या है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू नेफ्रॉन। तो याद रखना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन होते हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में फ्यू नेफ्रॉन होते हैं। तो ये जो है आप याद रखेंगे। तो अब देखो, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। जैसे यहाँ पे देखो कॉर्टेक्स में क्या है, चाहे आप जक्स्टा मेडुलरी की बात करो या फिर कॉर्टिकल की बात करो, दोनों में ही बोमेन कैप्सूल कॉर्टिकल वाले रीजन में, पीसीटी कॉर्टिकल वाले रीजन में, डीसीटी कॉर्टिकल वाले रीजन में। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। प्रेजेंट इन मेडुला, मेडुला में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। प्रेजेंट इन मेडुला एंड कॉर्टेक्स बोथ, यानी मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों में क्या प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट। जैसे यहाँ पे देखो हमारी कलेक्टिंग डक्ट कौन सी है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है, दोनों में ही प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में भी है, मेडुला में भी है। तो अब आगे देखते हैं, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब आपको सब कुछ क्लियर होगा इस डायग्राम के थ्रू। तो अब यहाँ से देखो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। तो वहाँ पे ये हमने क्या देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोलर होती है। कैसी होती है, पोलर होती है। तो इसी तरह से जो हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं,
सॉरी, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो नॉन पोलर होती है। कैसी होती है? नॉन पोलर होती है। और जो लिपिड सॉल्युबल मतलब जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर क्या होते हैं? मतलब देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो देखो, पोलर पोलर की तरफ जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर की तरफ, मतलब नॉन पोलर पोलर से जाएगा, नॉन पोलर से पोलर से। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे लिपिड सॉल्युबल क्या होते हैं, मतलब लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी नॉन पोलर, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, तो ये भी नॉन पोलर, तो इससे ये आसानी से क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह के डिफ्यूजन को हम क्या बोल देते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोल देते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। हमने क्या देखा है? देखो, डिफ्यूजन होता क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल और पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो ये है हमारा डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन क्या है? जैसे मतलब इजीली, बिना किसी चैनल्स के, बिना किसी मतलब एटीपी के क्या हो, मॉलिक्यूल इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर, लिपिड भी नॉन पोलर, तो इजीली यहाँ से ये क्रॉस कर जाता है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे अगर पोलर मॉलिक्यूल आ गया या फिर कोई लार्ज मॉलिक्यूल आ गया, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर है। और अगर कोई पोलर मेम्ब्रेन आ गया तो वो इससे क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने आपको बताया, लाइक डिजॉल्व लाइक को पसंद करेगा, डिसलाइक को पसंद करेगा। मतलब इस तरह से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पोलर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर है, तो यहाँ से ये डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन तो नहीं हो सकता। तो जाना तो अंदर इनको पड़ेगा। तो ये कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे देखो, इनके लिए प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल्स। और इस चैनल्स के थ्रू ये जो है क्रॉस करेंगे। तो इस तरह के डिफ्यूजन को हम क्या बोल देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोल देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पे देखो, ये है हमारे पोलर मॉलिक्यूल जिनका कंसंट्रेशन क्या है? लो है, और यहाँ पे क्या है? हाई है। यहाँ पे देखो, ये जो पोलर मॉलिक्यूल थे, मतलब दोनों में सेम चीज़ है, यहाँ भी पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन लो है। तो अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो इनके लिए क्या होंगे? चैनल्स होंगे। तो इस तरह के डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना होगा, अगर हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना होगा, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की। तो ये होते हैं कैरियर्स। क्या होते हैं? ये होते हैं कैरियर्स, जो कि लो कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो दे नीड एटीपी, यानी इस तरह के डिफ्यूजन को हम बोल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इस तरह के ट्रांसपोर्ट को या मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो, सिंपल डिफ्यूजन में क्या है? इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें जो है वो क्रॉस कर जाएंगी। लेकिन फैसिलिटेटेड में किसकी आवश्यकता होती है? चैनल्स की। और अगर हमको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? कैरियर की, जिसके लिए एटीपी की यानी एनर्जी की यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स वाया चैनल। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? चैनल के थ्रू होता है। चैनल्स आर हाईली स्पेसिफिक। जो चैनल्स होते हैं क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जैसे देखो, वाटर के लिए अलग चैनल होगा, सोडियम के लिए अलग चैनल होगा, पोटेशियम के लिए अलग चैनल होगा। और सोडियम के चैनल से कभी वाटर नहीं जा सकता, पोटेशियम के चैनल से कभी सोडियम नहीं जा सकता, वाटर के चैनल से कभी सोडियम पोटेशियम नहीं जा सकते। यानी जिसका जो चैनल है उसी के थ्रू वो जाएगा। यानी ये चैनल्स कैसे होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ चैनल की, तो टाइप ऑफ चैनल, जैसे यहाँ पे देखो, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाते हैं? 8 पॉलीपेप्टाइड अरेंज टू फॉर्म लार्ज चैनल ओनली फॉर वाटर, जिसको हम बोलते हैं एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, एक्वापोरिन के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है? तो याद रखना हमेशा वाटर का। एक्वा वर्ड यूज ही होता है वाटर के लिए, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट हमेशा होता है एक्वापोरिन के थ्रू।
और एक्वापोरिन्स कैसे बने होते हैं? 8 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना, एक्वापोरिन से क्या जाएगा? वाटर जाएगा। और ये कैसे होते हैं? लार्ज चैनल होते हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है? जिसके थ्रू सोडियम जाएंगे वो हो गया हमारा सोडियम चैनल, और जिसके थ्रू पोटेशियम जाएगा वो हो गया हमारा पोटेशियम चैनल। तो टाइप ऑफ चैनल में हमने क्या देखा? एक्वापोरिन हो गया जिससे वाटर जाएगा, ये हो गया मतलब सोडियम चैनल, और ये हो गया पोटेशियम चैनल। तो अब आगे देखो, टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप क्या होंगे? तो देखो, जैसे ये है हमारा चैनल, क्या है? ये सब है हमारे पास चैनल, ये एक चैनल, ये चैनल, ये चैनल। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव किया और ये अकेले ही चला गया, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। कैसा मूवमेंट? यूनिपोर्ट। कैसा? यूनिपोर्ट, यानी खुद ही चला जा रहा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वनली मूवमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वनली मूवमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, केवल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहा है, इसको दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोल देते हैं यूनिपोर्ट, यानी इस तरह के मूवमेंट को बोल देते हैं यूनिपोर्ट मूवमेंट। अब यहाँ पे देखो सिमपोर्ट। सिम मीन्स होता है साथ साथ, यानी किसी को मतलब खुद भी जाओ और किसी को अपने साथ में लेकर जाओ। तो इस तरह का काम कौन करता है? सोडियम। क्या करता है? सोडियम। तो जो सोडियम होता है ये खुद भी जाता है, और जब सोडियम जाता है तो अपने साथ ये ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, प्रोटीन्स को, लिपिड को भी क्या करता है? अपने साथ में लेकर जाता है। यानी जहाँ से सोडियम जाएगा, जब भी सोडियम जाएगा तो ये अपने साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको क्या करेगा? अपने साथ में लेकर जाएगा। तो खुद भी जा रहा है, साथ में लेकर जा रहा है। इस तरह के मूवमेंट को बोल देते हैं सिमपोर्ट। क्या बोल देते हैं? इस तरह के डिफ्यूजन को सिमपोर्ट। अब देखो एंटीपोर्ट, यानी जब हम आएंगे तो आप जाओगे, जब हम आएंगे तो आप जाओगे। तो ये होता है जैसे सोडियम जब अंदर आता है तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाता है। अभी ये सब चीज़ें आगे यूज होने वाली हैं, तो अच्छे से समझो। जब सोडियम अंदर आता है तो तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाता है, और इस तरह के मूवमेंट को बोल देते हैं, इस तरह के डिफ्यूजन को बोल देते हैं एंटीपोर्ट। तो हमने क्या देखा? यूनिपोर्ट, अकेले चलते रहो, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिमपोर्ट, खुद भी जाएंगे, किसी को साथ में लेके जाएंगे। एंटीपोर्ट, अगर तुम जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो तुम नहीं जाओगे। तो ये वाला हो गया एंटीपोर्ट। मतलब जैसे दो लोग हों जिनका आपस में मतलब बनता ना हो, तो वो क्या बोलेंगे? अगर तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ऐसा टाइप में मतलब एंटीपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो देखो सिमपोर्ट में क्या है? सिमपोर्ट में हमने देखा, अगर सोडियम जो है जाएगा तो अपने साथ में ये मतलब ये जो हमारा चैनल है, इसी को हम बस समझने के लिए इस तरह से बना ले रहे हैं, ताकि इजीली हमको बनाने में भी आसानी हो जाएगी और हम समझ भी जाएंगे। तो हमने क्या देखा? अगर सोडियम जाएगा अपने साथ ग्लूकोज को भी क्या करेगा? लेकर जाएगा। सोडियम जाएगा अपने साथ अमीनो एसिड को भी लेके जाएगा। सोडियम जाएगा तो अपने साथ फॉस्फेट को भी लेके जाएगा। तो जब सोडियम अपने साथ ग्लूकोज के लेके जाएगा तो इसको हम बोल देते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। अगर सोडियम अमीनो एसिड को लेके जाएगा इसको हम बोल देंगे सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर। अगर सोडियम फॉस्फेट को लेके जाएगा तो इसको हम बोल देंगे सोडियम फॉस्फेट सिम्पोर्टर। यानी सोडियम के साथ में क्या जा रहा है? फॉस्फेट जा रहा है। तो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर, सोडियम फॉस्फेट सिम्पोर्टर। तो अब यहाँ पे देखो हम देखते हैं एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट में क्या हो गया? जैसे देखो, अगर यहाँ पे सोडियम अंदर जा रहा है तो मतलब सोडियम इधर जा रहा है तो हाइड्रोजन इधर आ रहा है, सोडियम इधर जा रहा है तो हाइड्रोजन इधर आ रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। अगर सोडियम के साथ जा रहा है तो सिम्पोर्टर, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो एंटीपोर्टर। तो सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। तो इन सब का अभी आगे यूज होने वाला है, इस वजह से हमने सब कुछ अच्छे से देख लिया। तो अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे चलता है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। और यहाँ पे क्या होगा? जब हम किसी के अगेंस्ट जाएंगे तो हमको एनर्जी लगानी होगी। तो ये क्या होते हैं? मतलब यहाँ पे एटीपी यूज होती है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच या फिर सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पे क्या होता है? एटीपी यूज होता है।
यहाँ पे देखो क्या है, जो सोडियम होता है वो हमेशा बाहर प्रेजेंट होता है, जो पोटेशियम होता है वो हमेशा अंदर होता है। सोडियम बाहर होता है, देखो सोडियम जहाँ भी जाता है अपने साथ पानी को भी लेके जाता है, तो अगर सोडियम सेल में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो पानी भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सोडियम हमेशा बाहर, पोटेशियम हमेशा अंदर, यानी हम कह सकते हैं सोडियम का कंसंट्रेशन हमेशा बाहर ज़्यादा होगा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा अंदर में। तो अगर हमको अंदर से सोडियम को बाहर लेके जाना है, अगर हमें अंदर से सोडियम को बाहर लेके जाना है, यानी हम क्या कर रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, यानी अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमको यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होगी। और देखो अगर हम इस तरह से लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो भी हमको किसकी आवश्यकता होगी, एटीपी की। तो सोडियम और पोटेशियम के मूवमेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, और यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा सोडियम, बाहर में कितने सोडियम है, मान लो 8, और अंदर में कितने हैं, 4। अब जब जो है यहाँ पे ये पंप काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सोडियम अंदर से बाहर आ गए, यानी मान लो यहाँ पे क्या हो गए, कितने सोडियम हो गए, 11, तो अंदर में कितने बचा, 1, और यहाँ पे क्या है, बाहर मतलब अंदर में क्या है, 3 3 6, यानी 6 पोटेशियम है, बाहर कितने हैं, 4, और मान लो बाहर से 2 और अंदर चले गए, यानी यहाँ कितने हो गए, 8, और बाहर कितने रह गए, 2। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन ऑफ, यानी ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज, मतलब सोडियम का कंसंट्रेशन इज हाई आउटसाइड एंड वेरी लो इनसाइड, एंड कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाई इनसाइड एंड लो आउटसाइड। तो हमने क्या देखा, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, जो सोडियम होता है उसका कंसंट्रेशन आउटसाइड बहुत ज़्यादा होता है और इनसाइड बहुत कम होता है, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन इनसाइड बहुत ज़्यादा होता है और आउटसाइड बहुत कम होता है। तो ये किसके वजह से होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप के वजह से। कैसे होता है ये भी हमने देख लिया। तो अब देखो बात करते हैं टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो नाम में ही है एक्टिव, यानी यहाँ पे होगी एनर्जी की आवश्यकता। तो किस तरह से जो है हम एक्टिव और मतलब प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव यहाँ पे समझते हैं। तो देखो टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव। तो अब इनको समझना है कि प्राइमरी एक्टिव क्या है और सेकेंडरी एक्टिव क्या है। जैसे आप सभी लोगों ने साइकिल चलाई होगी, तो आप जो है, मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे राइट लेफ्ट से नहीं, चलो अगला पहिया और पिछला पहिया से समझते हैं। जब भी हमें अगले पहिए को, मतलब जब आप अगले पहिए को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, जो मैंने फील किया है, मैंने बहुत साइकिल चलाया है तो जो मैंने फील किया है वो बता रही हूँ। जब भी हम अगले पहिए को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं तो मतलब अचानक से साइकिल नहीं रुकती, थोड़ी सी मतलब चलती रहती है आगे। मतलब अगर हमें जहाँ रुकना होता है उसके थोड़ा पहले ही ब्रेक लगाते हैं तो अचानक से जो है हमारी साइकिल क्योंकि थोड़ा आगे तक बढ़ती रहती है ब्रेक लगाने के बाद भी। लेकिन जो पिछला पहिया होता है, अगर हम उसके लिए ब्रेक लगाते हैं तो जैसे ही लगाएंगे तुरंत साइकिल खड़ी हो जाती है, तुरंत के तुरंत रुक जाती है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये जो हमारा ये मतलब इसको पता नहीं जो भी बोलते हैं, तो जब हम पैडल लगाते हैं तो इस चेन के थ्रू पिछला पहिया क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कभी देखे हो अगला वाला कनेक्टेड हो, ऐसा साइकिल तो मैंने नहीं देखा है। तो जब हम पैडल लगाते हैं, ये पहिया जो है, ये चेन जो है वो पिछले वाले पहिए से कनेक्ट होता है। यानी जब हम पैडल लगाते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हमारे पिछले पहिए पे, और जब पिछला पहिया मूव करता है तब जाके हमारा पहला पहिया मूव करता है। तो यहाँ पे देखो जब हमने पैडल चलाया, मतलब जब हमने पैडल लगाया तो डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है, ड्यू टू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इनडायरेक्टली रिसीविंग एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
यानी हम एनर्जी देंगे किसको, पिछले पहिए को, लेकिन जब पिछला पहिया मूव करेगा तो उसके एनर्जी से इनडायरेक्ट एनर्जी मिलेगी पहले पहिए को, तो पहला पहिया भी मूव करेगा। तो समझ जाओ, जब भी मतलब कहीं पे डायरेक्ट एनर्जी यूज होगी तो वो है हमारा प्राइमरी एक्टिव, लेकिन अगर उस प्राइमरी एक्टिव के वजह से कोई और एक्टिव हो रहा है या कोई और काम हो रहा है तो वो होगा हमारा सेकेंडरी एक्टिव। अभी आगे समझ जाओगे कि मतलब क्या क्यों हम इसको देख रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट करो। तो ये हमने सारी चीज़ें समझ ली। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे ये है हमारा नेफ्रॉन, ये है बोमेन कैप्सूल और ये है हमारा पीसीटी। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे जिसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूलर सेल। क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूलर सेल। तो अगर हम इसी को जूम कर दें, मतलब अगर आप इसी को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हम इसको कैसे देखेंगे कि ये है हमारा बोमेन कैप्सूल और ये है ट्यूब्यूल। तो इस ट्यूब्यूल के अंदर में जो स्ट्रक्चर होगा, इस ट्यूब्यूल के अंदर में जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बोलेंगे, स्पेस। इस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूलर स्पेस। और ट्यूब्यूल के साथ में कुछ सेल्स लगे होंगे जिसको हम बोलेंगे सेल ऑफ ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, सेल ऑफ ट्यूब्यूल। और ये है हमारा स्पेस इनसाइड ब्लड कैपिलरी। क्या है, स्पेस इनसाइड ब्लड कैपिलरी। सेल्स और ब्लड मतलब कैपिलरी, इनके अलावा मतलब जो सेल्स हो गए ट्यूब्यूल्स वगैरह के और जो ब्लड कैपिलरी हो गई, इनके अलावा जो स्पेस बचेगा उसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी स्पेस बिटवीन नेफ्रॉन एंड ब्लड वेसल्स एंड नेफ्रॉन। तो ये होगा हमारा स्पेस बिटवीन नेफ्रॉन और बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे अगर आपको ना समझ आए, मान लो एक हमारे पास क्या है, क्लासरूम है। क्या है, क्लासरूम, जहाँ पे कुछ बेंचेज इस तरह से लगी हुई हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी होंगे, मान लो कुछ स्टूडेंट होंगे, तो क्या होगा, जो मतलब देखो रूम है, वहाँ पे बेंच है, बेंच का कुछ अपना स्पेस होगा, जो स्टूडेंट है उनका कुछ अपना स्पेस होगा। तो ये जो बेंच हैं, जो स्टूडेंट है, उनके अलावा जो स्पेस बच गया सारा, वो क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसी तरह से हमारे नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल का अपना स्पेस है, ट्यूब्यूलर स्पेस। जो सेल्स हैं ट्यूब्यूल के वो हो गए सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल। जो कैपिलरी है उनका अपना स्पेस है, तो स्पेस इनसाइड ब्लड कैपिलरी। इसके अलावा जो स्पेस बच गया, यानी स्पेस बिटवीन नेफ्रॉन या फिर ब्लड वेसल्स एंड नेफ्रॉन, क्या हो गया हमारा, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे देखिए, ये जो है हमने जो भी देखा, ये प्रोसेस किस तरह से चलता है, ये प्रोसेस किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे अब आपको ये सब समझ आ ही गया कि ये हमारा क्या है, ट्यूब्यूलर स्पेस है, ये हमारा ट्यूब्यूलर सेल है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ तो हमने क्या देखा, जब भी फिल्ट्रेशन होता है जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो पोर्स से इंटर नहीं कर पाते, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पोर्स के थ्रू इंटर नहीं कर पाते। लेकिन कुछ मिनरल्स, कुछ आयंस कैसे होते हैं, वो पोर्स से छोटे होते हैं और पोर्स से अंदर इंटर कर जाते हैं, यानी उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, जैसे ये हमारा जो बोमेन कैप्सूल है, अभी समझने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ताकि हमको स्पेस मिल सके। तो जैसे देखो यहाँ से अफरेंट आर्टरी आती थी जो कि चीज़ों को लेकर आई, यहाँ पे चीज़ों को लेकर आई। तो यहाँ क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं पीसीटी, मतलब देखो हमें नेफ्रॉन में हमने क्या क्या देखा, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो हमको सभी के बारे में स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब फिल्ट्रेशन हुआ तो सबसे पहले फिल्ट्रेट कहाँ पे आएगा, पीसीटी में। और हमेशा याद रखना, पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका फिल्ट्रेशन हुआ, सोडियम का। हम जो है सबसे पहले सोडियम के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो पीसीटी वाला रीजन है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम का फिल्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ, सोडियम का फिल्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ, सोडियम का फिल्ट्रेशन हुआ, यानी यहाँ पे खूब अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ट्यूब्यूलर सेल है यहाँ पे लगा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या लगा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। और हमने देखा कि हमेशा ही क्या होता है, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर में पोटेशियम ज़्यादा होता है। और ये किसके वजह से होता है, एटीपी
सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। तो सोडियम पोटेशियम पंप को काम करने के लिए हमेशा मतलब ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाता है, इस वजह से एटीपी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो भी अंदर में सोडियम प्रेजेंट होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। किसके हेल्प से, सोडियम पोटेशियम पंप के हेल्प से। तो मान लो अगर यहाँ पे 4 सोडियम थे तो इन 3 को अगर बाहर फेंक दिया गया तो कितना बच जाएगा, 1 सोडियम। तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे ये डायग्राम आपके सामने आया तो फर्स्ट देखो इधर तो हमारा फिल्ट्रेशन चल रहा है जहाँ पे सोडियम आया, इधर क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप के हेल्प से सोडियम को बाहर फेंका जा रहा है और पोटेशियम को अंदर डाला जा रहा है। तो अगर अंदर से सोडियम को बाहर फेंक देंगे तो अंदर में सोडियम कम हो जाएगा, यानी वेरी लो सोडियम इनसाइड ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप। जो इनसाइड मतलब यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप इनसाइड जो Na पॉजिटिव है यानी जो सोडियम आयन है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। तब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सोडियम बहुत कम है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होके जो इतने सारे सोडियम आए हैं वो क्या कहाँ पे मूव करेंगे, जब यहाँ पे सोडियम कम हो जाएगा तो ये मूव करेंगे हमारे ट्यूब्यूलर सेल की तरफ। ये जो है इनका मूवमेंट होगा ट्यूब्यूलर सेल की तरफ। क्योंकि इनका मूवमेंट यहाँ पे क्यों हुआ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे सोडियम उतने ही होते जितना यहाँ पे है तो इनका कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इनका मूवमेंट इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सोडियम कम हो गया। तो देखो ये है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट एटीपी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जो दोबारा से सोडियम यहाँ पे मूव कर रहा है इसके लिए हम कोई एटीपी यूज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम कोई एटीपी यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ सॉरी, इसके लिए हम कोई एटीपी यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मूवमेंट हो रहा है इस वाले के वजह से, यानी इसकी यहाँ पे कमी हो गई इस वजह से इसका मूवमेंट हो रहा है। यानी जब इसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया इस वजह से यहाँ पे इस सोडियम का मूवमेंट हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसका मूवमेंट तब हो रहा है जब अंदर में सोडियम की कमी हो गई। अगर सोडियम में मतलब अगर यहाँ पे सोडियम की कमी नहीं हुई होती, इक्वल होते तो कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जब वहाँ पे सोडियम की कमी हुई ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप तब जाके ये सोडियम मूव कर रहा है, तब जाके ये सोडियम मूव कर रहा है। इस वजह से इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हमने आपको क्या बताया, जब सोडियम मूव करता है तो वो अपने साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम प्रोटीन, लिपिड इन सबको लेकर जाता है। जब सोडियम का मूवमेंट होगा तो इन सब का भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। जब सोडियम का मूवमेंट होगा तो इन सब का भी मूवमेंट होगा। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये, और यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब यहाँ पे सोडियम मतलब जब यहाँ पे ये हमारा सोडियम आया और पोटेशियम आया तो दोबारा से यहाँ पे इनका अमाउंट बढ़ ना जाए तो इनको हम क्या करते हैं, कहाँ पे भेज देते हैं, इनको हम भेज देते हैं ब्लड कैपिलरी में। तो पोटेशियम जाता है पोटेशियम लीकी चैनल से। पोटेशियम कहाँ से जाता है, पोटेशियम लीकी चैनल के थ्रू होके जाता है। अब देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल PCT। तो यहाँ पे वोमेन कैप्सूल के बाद सबसे पहले जो आता है वो है हमारा PCT। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जी। तो देखो ये जो PCT है वो बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल सेल से। किससे बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल से। ये क्यूबॉइडल सेल क्या है, कोल्यूमिनार सेल क्या है, सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू में। तो वेट करो, वो चैप्टर मैं आपको बाद में कभी करा दूंगी। अभी मतलब हाँ है तो 9th-10th वाले पार्ट में है जो कि मैंने KVS में कराया है, तो वहाँ से कर लेना। तो देखो ये है हमारे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जैसे देखो ऐसे ब्रश होता है ना, ठीक इसी तरह से इनका अपीयरेंस होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ से हमने अभी आपको बताया जो PCT होता है यहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और जैसे ही ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब यहाँ पे देखो
यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी ड्यू टू ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल विच इंक्रीज सरफेस एरिया। तो अब देखो ये जो पीसीटी है, सबसे पहले यहाँ पे अभी हमने देखा था ना, सोडियम आता है और सोडियम फिर अपने साथ ग्लूकोज, फॉस्फेट, अमीनो एसिड, इन सारी चीज़ों को लेकर जाता है। तो हमें अब देखना ये है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन तो होता है यहाँ से, पर कितना % क्या होता है ये हमको याद रखना है। तो देखो जो हमारा पीसीटी है, यहाँ से सोडियम आया, सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को भी लेके आया, अमीनो एसिड को भी लेके आया, और फिर ये बाइकार्बोनेट एसिड को भी लेके आया। और हमेशा याद रखना, जब सोडियम का मूवमेंट होता है तो साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ वाटर का भी क्या होता है, मतलब जब सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा तो वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होगा, यानी जब सोडियम मूव करेगा तो साथ के साथ वाटर भी मूव करेगा। पर हमेशा याद रखना, सोडियम चैनल, जो सोडियम है वो सोडियम चैनल के थ्रू जाएगा, जो वाटर है वो वाटर चैनल के थ्रू यानी एक्वापोरिन के थ्रू जाएगा। लेकिन मतलब दोनों जाएंगे तो अपने रास्ते से, लेकिन जैसे मतलब सोडियम का मूवमेंट होगा साथ के साथ वाटर का भी मूवमेंट होता है, बट दोनों का अपना अलग अलग रास्ता है, लेकिन जाएंगे साथ ही। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, 70 to 80% यानी पीसीटी से 70 to 80% सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और 90% SCO3 माइनस ये जो है यहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है। और जो वाटर है, देखो वाटर सोडियम के साथ ही मूव कर रहा है, तो जितना सोडियम मूव करेगा उतना ही वाटर मूव करेगा। तो 70 to 80% सोडियम मूव करता है, तो 70 to 80% वाटर भी मूव करेगा। तो कैसे याद रखोगे, जितना सोडियम उतना वाटर, जितना सोडियम उतना वाटर, जितना सोडियम उतना वाटर, जितना सोडियम जाएगा उतना वाटर जाएगा। लेकिन दोनों के रास्ते क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमने क्या देखा, जब सोडियम पोटेशियम पंप मूव करता है, यहाँ पे सोडियम की कमी होती है तो सोडियम अंदर आता है, और जब सोडियम अंदर आता है तो अपने साथ ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और पानी को लेकर जाता है। तो ग्लूकोज इस तरह से चैनल के थ्रू चले जाएंगे हमारे ब्लड कैपिलरी में, अमीनो एसिड भी चले जाएंगे और वाटर भी यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ताकि यहाँ पे मतलब ट्यूबुलर सेल में इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अब देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी हम कह सकते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एसिड प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, एसिड प्रोड्यूस होते हैं। एसिड यानी H+। तो इस H+ को देखो, अगर एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जो म्यूकस होते हैं तो मतलब वो डीजेनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारी बॉडी आ जाएगी एसिड के, तो बहुत मतलब फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसिड होता है इसको इसको जो है न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आता है, बाइकार्बोनेट एसिड HCO3-। तो क्या करता है, ये जो है हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, यानी H2CO3, और ये यहाँ से जो है फिल्ट्रेट हुआ। फिर क्या होता है, ये जो H2CO3 है हमारे मतलब हमने देखा था कि बॉडी में क्या होते हैं, मतलब कुछ कार्बोनिक एसिड होते हैं जो कि हमारे आरबीसी या प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्बोनिक एसिड होते हैं इनके प्रेजेंस में फिर से ये जो है CO2 और H2O में टूट जाता है। CO2 और H2O में टूट जाता है, CO2 ट्यूबुलर सेल में इंटर कर जाता है, और वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू पास कर जाता है या दोबारा से बॉडी में चला जाता है। अब ये जो CO2 हुआ, अब देखो ये भी सेल्स है तो सेल में कुछ ना कुछ वाटर होंगे, तो फिर से यहाँ पे ये CO2 जो है वो वाटर से कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में क्या बना लेता है, H2CO3, और दोबारा से ये क्या हो जाते हैं, H+ और HCO3- में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये बाइकार्बोनेट एसिड दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है, ताकि अब मतलब फिर से ये ब्लड के थ्रू जाएगा और फिर से कोई एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये तो यहाँ से चला गया, लेकिन अब ये जो H+ यहाँ पे बच गया, ये जो H+ यहाँ पे बच गया, इसका क्या करना होगा, इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। तो इसको हम सेल्स में छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्टर काम करेगा। यहाँ से सोडियम अंदर आएगा और H+ जाएगा दोबारा से यहाँ पे, सोडियम यहाँ से अंदर जाएगा और H+ आएगा हमारे मतलब
कहाँ पे, पीसीटी में। तो अब क्या होता है, जैसे देखो हम ये नहीं चाहेंगे कि जो एसिड है वो हमारे यूरेथ्रा से होकर पास करे। अगर यूरेथ्रा से होकर पास करेगा तो यूरेथ्रा में पोर बना देगा, उसको डीजेनरेट कर देगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, ना तो हम इस एसिड को अंदर में छोड़ सकते हैं, ना ही हम इस एसिड को अपने यूरेथ्रा के लिए छोड़ सकते हैं कि मतलब वहाँ से वो पास करे। तो क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। तो आगे देखो क्या होता है इसका, ये जो यहाँ पे H+ आया, ये जो यहाँ पे H+ आया, तो देखो ये मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ था। तो सोडियम यहाँ पे अंदर आया, जैसे देखो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब हुआ तो अंदर में सोडियम की कमी हुई, तो ये सोडियम अंदर आया, तो सोडियम अंदर आएगा। और यहाँ पे क्या है, H+ बढ़ चुका है, तो सोडियम अंदर आया और H+ को बाहर भगाना है, तो H+ आ गया यहाँ पे। लेकिन H+ को यहाँ रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो है अगर यूरिन के थ्रू पास हुआ यूरेथ्रा से तो वो उसको मतलब डीजनरेट कर देगा, वहाँ पे पोर्स बना देगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करता है, जो हमारा ट्यूबुलर सेल होता है यहाँ पे सिंथेसाइज होता है अमोनिया। जैसे देखो हमारी बॉडी में अमोनिया भी नहीं रह सकता, क्योंकि क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है और इसके एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं। तो इस अमोनिया को भी क्या करना है, हमारे बॉडी में ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो अमोनिया टॉक्सिक, दूसरा ये एसिड टॉक्सिक, तो दोनों को मिलाकर अमोनिया को, यहाँ से अमोनिया आएगा यहाँ और H+, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, अमोनियम आयन। क्या बना लेते हैं, अमोनियम आयन, जो कि अब हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। एसिड भी कैसा था, टॉक्सिक था, अमोनिया भी कैसा था, टॉक्सिक था हमारे लिए। और इन दोनों को हम अपने बॉडी में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो दोनों टॉक्सिक मिलकर क्या बन गए, नॉन टॉक्सिक। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ एसिड जनरेट होते हैं। इन एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनिक आयन आता है, यहाँ पे कार्बोनेट आयन आता है, जो कि यानी HCO3 माइनस जो है H+ से मिलकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है। फिर ये क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, यानी ये तो हो गया हमारा फिल्ट्रेशन, यानी यहाँ से ये फिल्ट्रेट हुआ और फिर से ये क्या होता है, CO2 एंड H2O में टूट जाता है। अब ये H2O या तो इधर मतलब चला जाएगा या तो एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो H2O बना वो आ गया हमारे बॉडी में, इसका डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन ऑफ CO2, और ये CO2 दोबारा से Ca के प्रेजेंस में यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बन जाता है। और यहाँ पे ये मतलब जो है सॉरी एक सेकेंड, मतलब देखो यहाँ पे जो CO2 आया, यहाँ पे जो CO2 आया तो हमारे सेल्स में क्या होंगे, वाटर होंगे, ये दोनों मिलकर H2CO3 बना लेंगे और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में फिर से ये जो है ब्रेक हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन के रूप में। अब ये H+ आयन जो है वो क्या करता है, यहाँ से मूव करता है, कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन ये मूव कब करता है, जब यहाँ पे सोडियम मूव करता है, और ये सोडियम यहाँ पे कब मूव करता है, जब ये चैनल काम करता है। तो सोडियम थ्रोन आउट फ्रॉम सेल, एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज डिक्रीज इनसाइड सेल। तो जैसे ही यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाते हैं तो जो फिल्ट्रेशन हुआ था सोडियम आयन का वो जो है यहाँ पे इंटर करते हैं। जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पे आते हैं तुरंत ही H+ यहाँ से बाहर चला जाता है। और देखो हमारे बॉडी में होता है ग्लूटामीन अमीनो एसिड, तो यहाँ पे जो है NH3 बनता है। तो NH3 क्या होता है, इस H+ से मिल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनियम आयन में। तो क्या है, टू न्यूट्रलाइज H+ आयन ट्यूबुलर सेल सिंथेसाइज अमोनिया एंड सिक्रीट इनटू ल्यूमेन, और इनको जो है ल्यूमेन में सिक्रीट कर दिया जाता है ताकि क्या हो जाए, जो H+ है और अमोनिया है दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं और अमोनियम आयन में चेंज हो जाएं और ये जो है टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक बन जाएं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे देखो हमने आपको क्या बताया, यम है 5, यहाँ पे कितने सोडियम है 5, यहाँ भी कितने सोडियम है 5। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये चैनल जो है काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मान लो अगर ये चैनल काम किया, ये चैनल काम किया तो जो पोटेशियम है अंदर जाएगा, सोडियम जो है वो बाहर जाएगा, यानी इनमें जो है डिसबैलेंस आ जाएगा, डिसबैलेंसिंग हो जाएगी। यानी यहाँ पे सोडियम कम हो जाएगा क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम पंप था सोडियम को बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पे सोडियम की कमी हो गई। तो यहाँ जो सोडियम थे वो मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये जो सोडियम है जब यहाँ से मूव करेंगे तो सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को लेके जाएंगे, सोडियम अपने साथ अमीनो एसिड को लेके जाएंगे, सोडियम
जब जाएगा तो H+ उसके एंटीपोड चलता है तो बाहर चला जाएगा, और H2O भी इसके साथ में जाता है। तो यहाँ पे ये हमने जो है उसका समराइज कर लिया कि क्या चीज़ें अंदर गई, क्या इसके अगेंस्ट गई यानी बाहर गई। तो फंक्शन ऑफ PCT में हमने क्या देखा कि मतलब 70 to 80% सोडियम जाता है, तो 70 to 80% H2O भी जाएगा, 100% ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एंड लिपिड जाता है, 90% यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जाता है, और यहाँ पे पोटेशियम का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे देखो 70 to 80% जो सोडियम था वो उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ था, और इसके साथ में ग्लूकोज भी गए थे यानी इसका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, इसका भी। लेकिन सोडियम जब जाता है तो पानी अपने आप जाता है, यानी यहाँ पे इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो इन सब का क्या हो रहा है, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी ये दोबारा से जा रहे हैं, और यहाँ H+ और NH3 को दोबारा से ट्यूब्यूल में भेज रहे हैं, यानी यहाँ पे इनका क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है। तो यहाँ से पूछते हैं कि PCT के थ्रू किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, किसका सिक्रीशन होता है। तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। बाकी यहाँ पे सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, इन सब का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। साथ के साथ पोटेशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 180 लीटर पर डे क्या हुआ था हमारा यूरिन फॉर्मेशन, मतलब फिल्ट्रेशन हुआ था, तो 80% ऑफ 180 लीटर विल बी रीएब्जॉर्ब। जो 180 लीटर है इसका 80% तो क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो सकता है। अगर मान लो इफ वी रिमूव PCT फ्रॉम नेफ्रॉन, अगर नेफ्रॉन से PCT को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? तो हमने क्या देखा, जो PCT होता है यहाँ से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा यूरिन होगा वो मोर डाइल्यूट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मोर डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि 70 to 80% वाटर तो रीएब्जॉर्ब होते थे, अब ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो यूरिन कैसा होगा? मोर डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो याद रखना, अगर PCT को नेफ्रॉन से हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है? PCT को हटाने के बाद में मोर डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो अभी तक हमने केवल यहाँ पे PCT के बारे में पढ़ा, फिल्ट्रेशन हुआ, फिर रीएब्जॉर्प्शन हुआ PCT के थ्रू। अब आगे जो है देखेंगे अपना लूप ऑफ हेनले, उसके बाद हमारा DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से हमारा चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। देखो जो एक्सक्रीशन है कहें तो बहुत इजी भी है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर एक बार आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, दोबारा कभी भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो इस लेक्चर में, एक बार पुनः देखना, दोबारा से देखना, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से रीकैप करवाऊंगी, तो फिर से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।